अब हम करेंगे स्पेशल केस नंबर 2 ट्रायल बैलेंस में। स्पेशल केसेस में स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2 क्या है? व्हेन क्लोजिंग स्टॉक will be shown inside the trial balance. Inside the trial balance. Exceptional case. In this case, the trial balance is referred to as an adjusted trial balance. क्या बोलते हैं उसको? Adjusted trial balance. Closing stock. Closing stock will appear on the asset side, on the debit side, sorry, on the debit side of the trial balance as it is an asset. पहली बात, ये आएगा ही सिर्फ और सिर्फ कब? When we are preparing an adjusted trial balance. Exceptional case. जब adjusted trial balance बन रहा है तो closing stock trial balance के अंदर आएगा. कहाँ आएगा? Debit side of the trial balance. अब क्या हो सकते हैं वो exceptional cases जब trial balance के अंदर closing stock दिखा रहे हैं? ध्यान से देखना. Closing stock will be shown inside the trial balance in the following cases. एक, when cost of goods sold, when cost of goods sold is given. अगर cost of goods sold given है तो closing stock trial balance में आएगा. ऐसा क्यों? पहले समझते हैं cost of goods sold होता क्या है. Cost of goods sold, COGS. आगे जाके एक चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां पे ये चीज दोबारा यूज होगी. अभी बड़ी ब्रीफ में यूज हो रही है, तो जितना यूज हो रहा है उतना हमें समझना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस. ओपनिंग स्टॉक प्लस net purchases plus direct expenses minus closing stock. Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Direct expenses क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेज और मैन्युफैक्चरिंग, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. एग्जाम्पल, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स एटसेट्रा. मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मेरे पास पहले से कुछ सामान पड़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक. मैंने कुछ और खरीदा और
नेट परचेजेस मतलब नेट ऑफ रिटर्न्स, कि मैंने खरीदा 10,000 का, 1,000 का वापस कर दिया, तो नेट परचेजेस 9,000। ठीक है, कुछ पहले से पड़ा था, कुछ और खरीदा, कुछ उस टाइम खरीदने के टाइम खर्चा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम खर्चा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस कर दिया है। नॉर्मली आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली आप ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक अलग से दिखाते हैं, डेबिट आइटम, परचेजेस अलग से दिखाते हैं, डेबिट आइटम, परचेज रिटर्न अलग से दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से दिखाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक आता ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में। लेकिन अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, इसका मतलब आप क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर चुके हो। एडजस्ट कर चुके हो कि इस पहले से मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, कुछ सामान मैंने और खरीदा, कुछ मेरे खर्चे हुए, और कुछ सामान मेरे पास एंड में बच गया। If COGS is given in the question, if COGS is given in the question, it is implied that opening stock and purchases, opening stock, purchases and direct expenses have already been included, have already been included in it, and should not be taken separately, should not be taken separately while preparing the trial balance, should not be taken separately while preparing the trial balance। कह रहे कि आप ऑलरेडी, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस दिखा रहा हूं डेबिट आइटम, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, उसमें परचेजेस भी आ गई, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए। अब मैं उनको दोबारा दिखाऊंगा तो गलत हो गया, तो दोबारा नहीं आएंगे while preparing the trial balance। Also, since closing stock has been deducted, closing stock has been deducted to calculate COGS, उसको तो डिडक्ट कर दिया, बट मेरे पास तो बचा हुआ है ना। It must be shown, it must be shown separately as a debit item, it must be shown separately as a debit item in the trial balance। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक फिर नहीं आएगा, और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा। तो एक्सेप्शनल केस है, ध्यान से एक बार दोबारा सुनेंगे। क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस only in the following cases: when cost of goods sold, case 1, when cost of goods sold is given। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, आपके लिए न्यू आइटम है, इससे पहले तो कहीं नहीं आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आगे आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अभी बस सिंपल सी बात कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। इनडायरेक्ट होते हैं आपके ऑफिस का खर्चा, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस वर्ड आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तब होंगे जब वो वेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड्स हैं,
बेसिकली परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से अगर रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। पॉइंट, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है? इट इज इम्प्लाइड दैट ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन इट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड शुड नॉट बी टेकन सेपरेटली, वो दोबारा अलग से नहीं आएंगे। should not be taken separately while preparing the trial balance. Also, since closing stock, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है मतलब वो डिडक्ट हो चुका है, मतलब वो एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ऑल्सो सिंस क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन डिडक्टेड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट मस्ट बी शोन सेपरेटली एज अ डेबिट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस। तो इस पे अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एक अलग केस है, एग्जैक्टली सेम है, इससे छोटा केस है, हमारी बुक में नहीं है बट एग्जिस्ट करता है, कि दूसरा, जैसे मैं बताया कि दो सिचुएशन है जब क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर आ सकता है ट्रायल बैलेंस के, एक व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन और दूसरा व्हेन एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन, व्हेन एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, हमें बस एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड परचेजेस होते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फर्क होता है और कोई नहीं। एडजस्टेड परचेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस, तो क्या ध्यान देना है? इफ adjusted purchases, if adjusted purchases are given in a question on trial balance, तो क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक and purchases will not be shown separately in the ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस में दोबारा नहीं आएंगे। एडजस्टेड परचेजेस आ गया, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो डिडक्ट हो चुके हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक will be shown, closing stock will be shown, it will be shown as a debit item, it will be shown as a debit item in the trial balance। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशंस में आ सकता है। एक, या तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, या फिर आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। तो एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काफी सिमिलर चीजें हैं, बस फर्क क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, एडजस्टेड परचेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, they will not be shown separately। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस दिखा चुके हो एज एन एक्सपेंस, तो फिर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि आप एडजस्टेड परचेजेस दिखा चुके हो, तो क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस हुआ है, एडजस्ट होना नहीं चाहिए था, अब हो गया, आपको फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन, क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एज अ डेबिट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस। इंटरेस्टिंग केस है, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे।
क्या केस है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आएगा। ध्यान से देखिए, अब एक क्वेश्चन करेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना है तो हमें कैसे पता चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Prepare correct trial balance from the following trial balance in which there are certain mistakes। कुछ गलती हो गई हैं, ठीक कर दो। क्या गिवन है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतनी कहानियां जो हमने सुनी वो आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यों अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दें फिर दोबारा ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेट परचेजेस नहीं आएंगी, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो भी नहीं आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स आपको क्या पता है, एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चरिंग लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, फ्रेट इनवर्ट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो वो आएगा, बट ये तो क्रेडिट आइटम दे रखा है। अरे तो उन्होंने बोला ना ये तो गलत है, आपको सही करना है। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट आइटम आएगा, वो एक एसेट है। डेटर्स एसेट डेबिट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, ओपनिंग स्टॉक जानबूझ के उन्होंने आपको अलग से दे रखा है, ये अब ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ले रहे हैं इसीलिए, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक्सपेंसेस, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ नथिंग इज specified they will be treated as indirect expenses। जब तक वो बोलेंगे नहीं डायरेक्ट तब तक हम एक्सपेंसेस को क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो अलग से आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, एक्सपेंसेस डेबिट आइटम है, आ जाएंगे डेबिट कॉलम में। सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। अब ध्यान से देखना, इसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट आइटम एक्सपेंस होता है 1,50,000। डेट दे रखी है, नहीं दे रखी तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आएगा डेबिट आइटम 40,000, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट आइटम 40,000। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स, डेबिट आइटम 60,000, डेटर्स डेबिट आइटम 60,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिट आइटम 30,000, फिक्स्ड एसेट्स 50,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट आइटम 30,000, फिक्स्ड एसेट्स 50,000, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, इन्हीं चीजों का तो ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका है, ओपनिंग स्टॉक अब दोबारा नहीं आएगा। एक्सपेंसेस आएंगे 20,000 डेबिट, कुछ मेंशन नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। एक्सपेंसेस डेबिट आइटम 20,000। नेक्स्ट सेल्स रेवेन्यू 2 लाख क्रेडिट, कैपिटल 90,000 क्रेडिट। सेल्स 2 लाख क्रेडिट, कैपिटल 90,000 क्रेडिट। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच हो गए, मुबारक हो, क्वेश्चन सही हुआ। ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा सा चैप्टर है बट कभी कभी बड़ा डिसेप्टिव हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन को मुश्किल करना चाहें तो उसमें वो सस्पेंस डाल सकते हैं या वो उसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने को बोल सकते हैं,
तो हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब बनेगा। सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में, या तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है या एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। ट्रीटमेंट दोनों केसेस में एग्जैक्टली सेम होगी। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉलम में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का मतलब परचेज रिटर्न इसमें से माइनस हो चुकी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बताया क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज और मैन्युफैक्चरिंग लाइक वेजेस, कैरेज एंड वर्ड, कोई भी परचेज के टाइम खर्चा हुआ हो। ट्रीटमेंट, if cost of goods sold is given, if cost of goods sold is given, तो होगा क्या? If cost of goods sold is given, it includes opening stock and purchases as well. At the same time, closing stock has been adjusted from it or deducted from it. It is a case of adjusted trial balance. In this case, we will just show cost of goods sold. We will just show cost of goods sold inside the trial balance. Inside the trial balance, only cost of goods sold will be shown. Opening stock and purchases will not be shown separately, but closing stock will be shown as an asset on the debit side of the trial balance. Treatment done. एडजस्टेड परचेजेस पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करते हैं। एडजस्टेड परचेज होते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें अगर एडजस्टेड परचेजेस भी गिवन है ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में, तो एडजस्टेड परचेजेस एज अ डेबिट आइटम आ जाएगा। अगर एडजस्टेड परचेजेस आ रहा है तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दोबारा नहीं आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि वो एडजस्ट हो चुका है इसीलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट आइटम आएगा। क्लोज करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हो सकते हैं जो आपके क्वेश्चन को मुश्किल कर सकते हैं। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। बेस्ट तरीका होता है कि अपनी कॉपी में एक पेज छोड़ दो ट्रायल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट आइटम्स। कुछ जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपके 15 आइटम्स आएंगे किसी भी पेपर में, तो एक दो अजीब से हो सकते हैं, तो वो एक जगह पे अक्यूमुलेट करते जाओ ताकि रिविजन के टाइम आपको हेल्प करेगा। कुछ आइटम्स में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कभी कभी दिया होता है रिजर्व्स। अब रिजर्व्स हैं तो वो रिजर्व्स बच्चों को लगता है तो एसेट है, डेबिट आइटम है। नो, गलती हो जाएगी। रिजर्व्स क्रेडिट आइटम होता है। क्यों? रिजर्व्स कहां से क्रिएट हुए हैं? फर्म का कुछ प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट ओनर को बिलोंग करता था, ओनर को ना देके हमने रिजर्व क्रिएट कर दिए। प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करे। फर्म के पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं जो प्रॉफिट में से क्रिएट करें, तो रिजर्व्स भी ओनर का ही पैसा होता है। फर्म ओज दैट मच मनी टू दी ओनर। फर्म के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। द बिजनेस एंटिटी ओज दिस मनी टू दी ओनर, इंटरनल लायबिलिटी है, देयरफॉर ये एक क्रेडिट आइटम होता है। इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं जिन्होंने पहले नहीं कर रखा होता। रिजर्व्स लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट आइटम। रिजर्व, जनरल रिजर्व एक ही बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन लायबिलिटीज होती हैं, क्रेडिट आइटम। ऑल प्रोविजंस आर क्रेडिट आइटम्स एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शन ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर discount on creditors, provision for discount on creditors, ये एक्सेप्शनल केस है, बड़ी रेयरली कोई पूछ ले तो पूछ ले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट आइटम है कि आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो सकता है इतने पैसे ना मिले, लायबिलिटी मतलब आपके एसेट्स कम कर रहे हैं ये। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जब आप पेमेंट करोगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है, तो आप अभी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। एक्सेप्शनल केस है तो आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो कि हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाए। डेबिट आइटम क्यों? बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन क्रेडिटर्स, इसीलिए डेबिट आइटम है। ये इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये
बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे आप मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, तो जैसे जैसे आपको कोई मुश्किल आइटम दिखे आप अपनी लिस्ट में ऐड करते जाओ। 99% तो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड आती हैं, हमने कर रखी होती हैं। 1% क्रिएट कर सकता हूँ ना मुश्किल क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि वो आते रहेंगे। ऑल प्रोविजंस आर क्रेडिट आइटम्स एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वो डेबिट आइटम होता है, क्यों वो भी बता दिया। एक टर्म होती है ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक और कुछ नहीं है, आपके फिक्स्ड एसेट्स ही होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, तो एसेट ही, एसेट का दूसरा नाम। नेट ब्लॉक कभी कभी होता है। नेट ब्लॉक भी क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बेटा ट्रायल बैलेंस बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करा दिया गया है, इसके बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ट्रायल बैलेंस में, कॉन्सेप्ट वाइज। डेफिनेटली जीएसटी होता है, वो अगर आपके कोर्स में है तो वो एक एडिशनल एडजस्टमेंट हो जाएगी, अदरवाइज विदाउट जीएसटी हमारा 200% ट्रायल बैलेंस ओवर हो गया है।